रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है सर। ये लेवल 1, 2, 3, 4 चारों क्लासेस हैं। ओके। हाँ बच्चों, आप किसी टॉपिक पर अगर सर से डिस्कस करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो सर अपने जो सर ने डिसाइड किया है सर उस टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। बताना चाहते हैं? कैन आई स्टार्ट द सेशन मैम? तो मैं बीच यस में इंटरप्ट कर दूंगा बच्चों से। यस प्लीज प्लीज सर। ओके। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। Good afternoon, sir. Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो दिस इज योर जीएल। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों का जीएल ले रहा हूँ, गेस्ट लेक्चर ले रहा हूँ। Yes, sir. So let's start my introduction first. My name is Rahul Dayal and I'm currently working with Monte Carlo as a store manager. I have started my journey in 2009 from Ginny and Johnny brand. That is exactly kidswear brand. Then I moved to Unikid, that is also kidswear brand. Then I moved to Bestseller, that is a Danish company. एक डेनिश कंपनी है और एमएनसी कॉन्सेप्ट में आती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में आती है और प्रीमियम कॉन्सेप्ट ब्रांड्स में आती है, जिसमें मैं जिसके पैन इंडिया हम बात करें, तो अप्रोक्स 4 to 5 ब्रांड्स इनके अपने हैं, जैसे कि जैक एंड जोन्स, बेरोमोडा, ओनली, जीनो रोज और सिलेक्टेड, ये सारे ब्रांड थे। तो मैं जैक एंड जोन्स के साथ था लास्ट 2012 to 2018। वहां पर काफी ज्यादा मेरे साथ लर्निंग रहा, अचीवमेंट रहा। वहां पर मैंने 2 नेशनल अवार्ड जीते, बेस्ट फैशन कंसल्टेंट, एक क्लस्टर अवार्ड जीता और साथ ही साथ मैंने 2 गोवा ट्रिप भी जीते वहां पर 5 स्टार रेजिडेंस के साथ। तो ये काफी सारी अचीवमेंट थी और उसके साथ में काफी सारी इंडोर्स एंड आउटडोर ट्रेनिंग रही मेरी वहां पर रिटेल्स में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब काफी समय हो गया, मुझे मैनेजमेंट लेवल के लिए ट्राई करना चाहिए। आई मूव टू स्टैनमैक्स एज अ डिवीजन मैनेजर। तो स्टैनमैक्स में क्या था मेरा, मैं मेंस डिवीजन देखता था, वहां पर मेरे पास 16 बैंड, आई हैव हैंडल 16 बैंड एंड अप्रॉक्स 25 स्टाफ ओवर देयर। तो काफी ग्रेट लर्निंग रही मेरी एज ए मैनेजमेंट लेवल वापस। देन मैंने मॉन्टी कार्लो ज्वाइन किया एज अ स्टोर मैनेजर। नाउ आई एम ऑपरेटिंग अ स्टोर बाय माय ओन हैंड। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो लास्ट 2022 टिल नाउ आई एम करेंटली वर्किंग विद मॉन्टी कार्लो। मॉन्टी कार्लो के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। इट्स अ बेसिकली जो लोग कस्टमर्स जानते हैं इनको, इट्स अ विंटर बेस्ड ब्रांड। विंटर में जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट है और दिस इज द फर्स्ट ब्रांड आई हैव सीन कि मतलब विंटर में इतना ज्यादा आउटकम आता है वापस, इतने ज्यादा रिपीटेड कस्टमर्स हैं। तो काफी अच्छा आउटकम मिला मुझे, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड कस्टमर है। जैसे बाकी ब्रांड्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास 20 to 30 रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं, बट यहाँ पर मैं बात करूँ दैट इज अबाउट 50% से अबाउट जो है रेगुलर हमारे पास कस्टमर्स है, जो कि 20 साल से कंटिन्यूसली 20 ईयर से वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी आ रही है, दादाजी आते थे, फिर उनके बेटे आ रहे हैं, अब उनके बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे एक इतना ब्रांड जो है वैल्यूएशन है कस्टमर के माइंड में, बहुत ही ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है इस ब्रांड से। तो इस पर हम बात करें तो ये विंटर बेस्ड ब्रांड जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि समर में भी काफी कैटेगरीज आती हैं, पर जो मेन एजेंडा रहता है, फोकस रहता है हमारा, वो विंटर पर रहता है। विंटर में क्या है, जितनी टाइप्स ऑफ वूल्स हैं हमारे पास वो शायद किसी और ब्रांड में आपको मिलेगी भी नहीं। दैट इज मोर एक्सक्लूसिव थिंग। जैसे कि मैं बात करूं 100% मरीनो वूल वी हैव, जो कि वर्ल्ड का लाइटेस्ट एंड वार्मेस्ट वूल रहता है, जो कि इटालियन यार्न से बनता है। और आपका अंगोरा वूल, जो कि रैबिट वूल, आपने सुना भी नहीं होगा कभी शायद, रैबिट वूल से बनता है। अंगोरा बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है। और साथ ही साथ हम बात करें लैम्स वूल, जो कि इंडियन वूल रहती है, ब्लेंडेड रहती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल्स रहती हैं। और बाकी जो विंटर कैटेगरी है तो उनका जो है फेथ बहुत अच्छा है कस्टमर के माइंड में विंटर को लेके। तो विंटर बेस्ड ब्रांड है। और जो मैं स्टोर हैंडल कर रहा हूँ दैट इज 800 स्क्वायर फीट स्टोर, जो कि पूरे ईयर की हम बात करें 800 स्क्वायर फीट बहुत छोटा स्टोर होता है और अपने एरिया के हिसाब से काफी अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं हम लोग। 1.5 करोड़ अब तक ईयर की बात करें, और जो पूरे ईयर का 1.5 करोड़ है, इसका हम 60 to 65% जो मार्जिन है वो सिर्फ हम 3 महीनों में जनरेट करते हैं, जैसे कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी। क्योंकि विंटर बेस्ड ब्रांड जैसे मैंने आपको बताया, तो विंटर्स में क्या है, बिजनेस 5 टाइम प्लस हो जाता है समर्स के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। तो बच्चों अभी आपका है गैस लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा ये है कि व्हाट इज गैस लेक्चर।
गेस्ट लेक्चर मैम क्यों कराते हैं, मतलब स्कूल क्यों ऑर्गेनाइज करता है आपके लिए, स्पेशल मैनेजर हायर करते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, वाई? सर गेस्ट लेक्चर इसलिए कराया जाता है कि हमारी नॉलेज के लिए। जी वेरी गुड मोहित। और कोई बच्चा? यस सर, हमें एक्स्ट्रा जानने के लिए, हमें एक्स्ट्रा बताने के लिए कि आगे चल के हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है, कि क्या क्या करने को मिल सकता है। वेरी गुड, क्लियर योर डाउट, आपके डाउट क्लियर होते हैं, वेरी गुड। और एक बच्चा शायद माइक ऑन किया था, ठीक है मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। जो गेस्ट लेक्चर होता है, लेक्चर होता है और गेस्ट के थ्रू होता है। गेस्ट मतलब जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम टीम में वर्किंग है लोग, उनको हायर किया जाता है इसके लिए। वो इसलिए किया जाता है कि जो भी आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं किताबों में, और सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा आपको प्रोस्पेक्टस दिया है, आपको वोकेशनल लैब्स प्रोवाइड की गई हैं, स्पेशली ट्रेनर्स आपको अपॉइंट किए गए हैं जो कि थ्योरेटिकल आपको समझाते हैं कि व्हाट इज रिटेल, रिटेल की बारीकी तक। क्योंकि हम बात करें 90s, आई एम 90s किड, तो 90s के जमाने की हम बात करें, उस टाइम में आपको इतनी नॉलेज करने के लिए स्पेशली MBA करना पड़ता था या फिर कोई सर्टिफिकेशनल कोर्स करना पड़ता था रिटेल में। बट आज की हम बात करें तो 9th क्लास से आपको वो सारी फैसिलिटी दी जा रही है जो कि MBA लेवल तक दी जाती है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग जो आपको मिल रही है अभी। और साथ ही साथ टीचर आपको बहुत अच्छे समझाते हैं। पर गेस्ट लेक्चर इसलिए कराए जाते हैं बच्चे के, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में डाउट है या फिर इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं अपने लेवल पर, या फिर अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली आप जो लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे आप यूटिलाइज करेंगे इन फ्यूचर। तो इसलिए ये गेस्ट लेक्चर कराए जाते हैं। क्योंकि बाकी हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर, मैथ हो गया तो हम पास्ट में जो चलता रहा उस पर बात कर रहे हैं, और हिस्ट्री हो गया जो पास्ट में चलता आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं। पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पास्ट से चलता आ रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं और प्रैक्टिकली वो लाइव हो रहा है। अभी जो आप डिटेल पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली रनिंग ऑन है। तो इसमें क्या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है कि अभी करंट में क्या सिनेरियो है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें आपको रिटेल कॉन्सेप्ट की गेस्ट लेक्चर से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो टॉपिक्स की हम बात करते हैं। टॉपिक के साथ साथ रिटेल को लेके कोई भी आपके मन में डाउट है या कोई टॉपिक आपका रह गया, इवन आपको हमेशा क्या करना चाहिए, गेस्ट लेक्चर से पहले कोई भी आपके जो डाउट क्वेश्चन किताब में नहीं समझ आ रहा तो उसको मार्क डाउन करके आपको राइट इट डाउन करना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमको रेज करने हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि हाँ, किसी बच्चे कोई क्वेश्चन? सर अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं हम? जी, अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए इसका बेसिक एजेंडा है, एक तो आपको जो है SOP स्टोर ऑपरेटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्लियरली और ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके अंदर आपका क्या क्या आता है, आपका स्टोर स्पेस, जो भी आपका स्पेस है, आपकी कोई दुकान है या फिर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो मॉल के अंदर कोई स्टोरेज है, मोंटी कार्लो स्टोरेज, जो स्पेस है वो सफिशिएंट होना चाहिए। और इसका जो इंटीरियर है बहुत ही क्लियर और अच्छा होना चाहिए, जो कि जो कस्टमर एंटर हो उसको एक अच्छा एम्बियंस मिले कि हाँ आप कस्टमर कन्वेंस खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, स्पेशली आपके स्टोर पर आ रहे हैं। और समटाइम्स अभी सिचुएशन की बात करें, क्यूज भी लग रही हैं, तो अगर कस्टमर इतना वेट करें तो जो वो एंटर्ड हो तो आप उनको वो कस्टमर सर्विस मिलनी चाहिए, तो आपको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पहला हो गया स्पेस, फिर हो गया आपका स्टॉक जो है आपके स्टोर का। सपोज मैं अपीयरल स्टोर की बात कर रहा हूँ, विंटर वेयर की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास जो स्टॉक है वो सफिशिएंट होना चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। पंकज अपना माइक ऑफ करो बेटा, सर की आवाज समझ में नहीं आ रही है। आप लोग को कुछ पूछना होगा ना तभी अपना माइक ऑन करिए, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, जो स्टॉक है वो स्टॉक सफिशिएंट होना चाहिए, सही क्वांटिटी में होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे स्टोर की हम बात करें, कई स्टोर्स में क्या है जो वॉकिंग है यंगस्टर्स की ज्यादा होती है। यंगस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं, स्वेट शर्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैकेट ज्यादा प्रेफर करते हैं, ब्लोवर ज्यादा प्रेफर करते हैं। वही हम अगर किसी जो लोकेशन है स्टोर की, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है वहां पे मिडिल एज ज्यादा कस्टमर आते हैं तो वो लोग थर्मल ज्यादा पहनते हैं, स्वेटर ज्यादा पहनते हैं, वुलन कैटेगरी ज्यादा प्रेफर करते हैं, मफलर ज्यादा प्रेफर करते हैं।
तो जो आपका स्टोर का लोकेशन है, जो क्लाइंटेज है, क्लाइंटेज के अकॉर्डिंग आपका जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट मर्चेंडाइज है, वो अवेलेबल रहना चाहिए। तो पहले हमने बात करी स्पेस पर, स्टोर। सेकंड हमने बात करी स्टॉक पर। तीसरी हम बात करते हैं आपका स्टाफ। जो आपका स्टाफ है, जो मैन पावर है, वो यस सर, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। सपोज अपीयरल का अगर स्टाफ है, विंटर की हम बात करें तो विंटर के हम जो स्टाफ हायर करते हैं, सबसे पहले हम उनको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए विंटर के बारे में, रूल्स के बारे में, तभी आप कस्टमर को एलैबोरेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे हम अब रिटेल की बात करें, रिटेल में भी कई डिवाइडेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें क्या टेक्निकल आपको नॉलेज देनी पड़ती है। ऑटोमोबाइल्स के अलग होते हैं, ऑटोमोबाइल की इंजीनियरिंग लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एक एक पार्ट्स को आप डिस्क्राइब कर सकें कस्टमर्स को, ठीक है। अपीयरल की बात करें, अपीयरल में आपको फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट आपको एक एक प्रोडक्ट के पता होने चाहिए। और क्यूएसआर की बात करें, क्यूएसआर क्विक सर्विस रिटेलर, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और केएफसी, तो वहां पे जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इसीलिए जो अभी आपका स्टाफ है आपके स्टोर में, वो नॉलेज उसको प्रॉपर होनी चाहिए आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और जो कस्टमर सर्विस है वो आपको भी मार्क होनी चाहिए। ये एक बेसिक एजेंडा है। विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप अपने स्टोर को रन अप कर सकते हैं अच्छे मार्जिन पर, अगर अभी 3 चीजें तो समझकर फॉलो करते हैं। बाकी जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, कभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग वॉक इन ऊपर नीचे हो रही है, कभी स्टोर ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, या फिर जो कस्टमर की बाइंग है वो क्रंच हो गई है, तो कस्टमर अब क्या है सोच समझ के जो है मनी स्पेंड कर रहे हैं, अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग टीम को स्ट्रेटेजीज एंड ऑफर अप्लाई करनी चाहिए। वो हो गया पार्ट मार्केटिंग का। तो एज अ स्टोर मैनेजर, एज अ एम्प्लॉय आपको इन पर फॉलोअप लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस जो है बढ़ा सकते हैं। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन्हीं क्वेश्चन पर अगर हम बात करेंगे तो आपके जो एग्जैक्टली डाउट है आपके माइंड में, आप वो क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज जो लेक्चर है वो तो मैं एक सिंगल साइड कन्वर्सेशन रह जाएगा और मैं बोल के चला जाऊंगा। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकते हैं। किसी का नहीं है तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अभी 9 to 12 क्लास सारी है और जो 10th 11th 12th है उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है बेस का। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज रिटेल। रिटेल क्या है? एक बेसिक क्वेश्चन है रिटेल का जो सबको आई थिंक पता होना चाहिए। व्हाट इज रिटेल? सर कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करना रिटेल का फर्ज है और उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देना। वेरी गुड मोहित, दैट इज अबाउट द कस्टमर सर्विस। पर मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेल? रिटेल क्या है? सर एक रिटेल एक बिजनेस है जिसमें सर हम ABC सर एनीथिंग जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिटेलिंग होता है सर। ठीक है, एनी अदर? ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ आपको। रिटेल इज अ प्लेस। रिटेल एक ऐसी जगह को कहते हैं देयर ऑल प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज, जहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज आर अवेलेबल होते हैं इन द कस्टमाइज फॉर्म एज पर नीड ऑफ द कस्टमर। तो रिटेल एक ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पर कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार, उनकी जरूरत की क्वांटिटी में उनको प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं सेम प्लेस से, एक ही छत के नीचे से। उसको हम रिटेल कहते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इट्स लाइक खुदरा। छोटी छोटी क्वांटिटी में कस्टमर को उनकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज रिटेल। ठीक है, तो ये रिटेल है। और इसकी एक लैंग्वेज है, इट्स सर्वर एंड यूजर। कोई एक पर्सन सर्व कर रहा है और सेकंड पर्सन यूज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रिटेल। ठीक है, और जो सर्वर एंड यूजर चलता आ रहा है आपका एक पुराने जमाने से, जब मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, मुद्राकरण नहीं था, ठीक है, उस समय रिटेल कैसे किया जाता था? वस्तु के बदले वस्तु देना, Very good. वस्तु के वस्तु का आदान प्रदान करना। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं रिटेल लैंग्वेज में बच्चे? वस्तुओं का विनिमय। ठीक है, देखिए हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो सब कुछ प्रोसेस से होता है, हर चीज का एक टेक्निकल नेम है। तो रिटेल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान। जब मॉनेटरी सिस्टम नहीं था तो हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक है,
अब क्या है, आदान प्रदान बंद नहीं हुआ है, बट हाँ मॉनिटरी सिस्टम आने से जो आदान प्रदान में सिंगल साइड जो गिवन था वो अब मॉनिटरी में चला गया है। मतलब कोई आपको पे कर रहा है, आप उसके बदले उसको सर्विस दे रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो रिटेल का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आपको मॉल, दुकानें और ये सारी चीजें याद आती हैं। रिटेल इज एवरीवेयर। जैसे कि हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। ओके, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है हमारे साथ? मेडिसिन देता है, हमें पहले चेक करता हमारा है। इलाज करके मेडिसिन देता है। हाँ, हमें सजेस्ट, हमसे पूछते हैं आपको क्या हुआ है, हमें कंसल्ट करते हैं और हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या फिर कंसल्टेशन लिख कर देते हैं कि ये मेडिसिन आप लेंगे और खाने में आपको ये सब लेना है तो आप लोग इतने टाइम में ठीक हो जाएंगे। ये सब होता है ना। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के साथ क्या पे करते हैं डॉक्टर को? मनी देते हैं सर। हाँ, डॉक्टर को हम फीस देते हैं उसके बदले। तो दैट इज ऑल्सो रिटेल। वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं। ऐसे ही हम लॉयर की बात करें, लॉयर भी आपको कंसल्ट करता है, एडवोकेट जो है वो आपको कंसल्ट करते हैं और आपसे फीस लेते हैं। ऐसे ही तो ये एवरीवेयर। आप जैसे मेट्रो में सफर करते हैं तो मेट्रो में आप कार्ड रिचार्ज कराते हैं ना, कार्ड रिचार्ज कराते हैं, टोकन लेते हैं मॉनिटरी के लिए, Yes, sir. और वो आपको एक ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं अच्छे लेवल का। तो दैट इज ऑल्सो रिटेल। तो रिटेल इज बेटा एवरीवेयर। तो आपको हमेशा आपसे क्या है, माइंड ओपन करके चलना है हर जगह और देखना है कि जो भी हो रहा है आसपास आपके, तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है और कंज्यूमर कौन है। तो समटाइम्स हम कंज्यूमर होते हैं, समटाइम्स हम प्रोवाइडर होते हैं। तो रिटेल का मतलब ये यू ऑलवेज आर कस्टमर। समटाइम्स आप प्रोवाइडर भी होते हैं। आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपने लेवल पर, तो आप भी उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिटेल चेन होगी। तो दैट इज रिटेल। बार्टर सिस्टम की हमने बात कर ली। अच्छा, तो कस्टमर सर्विस की हम लोग बात करते हैं। कस्टमर सर्विस के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सपोज अजम करिए कि आप एक रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं और नए सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं। तो Yes, एज sir. एन एम्प्लॉय आपकी सर्विस किस तरह से रहनी चाहिए? आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कस्टमर आएगा तो हमें कैसे कैसे? राहुल सर, मैं बच्चों के बिहाफ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या करना? ये लाइक जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो रिटेल सेक्टर में स्पेशली अप्रैल्स में, जैसे आपका मोंटी कार्लो जो है दैट इज इन अप्रैल, तो इसमें तो ट्रायल करके ही मतलब जो भी कस्टमर्स हैं वो खरीदते हैं ड्रेसेस को, तो ये काफ़ी टफ है। लाइक अगर आप कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना आप ये कह रहे हो कि आप ट्रायल लेकर ही सामान खरीदोगे, ऐसे कस्टमर इफ़ आई एम थिंकिंग कि मुझे कुछ खरीदना है तो मुझे तो ट्रायल तो मैं लूँगी ही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो इस चीज़ को एज ए एम्प्लॉई, एज ए रिटेलर आप लोग कैसे हैंडल करते हो? मतलब हाउ इज द सिचुएशन? सो ओके मैम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। सिंस 2020 से हम ये जो प्रॉब्लम है हम लोग फेस कर रहे हैं। और उस समय में क्या था, हमें एक्नॉलेज भी नहीं था कि हम किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं था। हालांकि गाइडलाइंस थी बट इतना माइंडसेट नहीं था। तो उस समय में डर ज्यादा था। कंपनी ने बोला कि ट्रायल नहीं लेना है, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज जब फिजिकली शॉपिंग करने आ रहे हैं कस्टमर, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो विदाउट ट्रायल वो लोग नहीं ले सकते। एग्जैक्टली तो अभी क्या है, जैसे गाइडलाइन नहीं, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, अभी क्या गाइडलाइन है कि जो स्टाफ है आपका 100% वैक्सीनेटेड होना चाहिए, दोनों डोज उनका वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कस्टमर एंटर हो रहे हैं एक मॉल की तरफ से भी, जैसे मॉल में जब एंटर होते हैं तो कस्टमर को अपने सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है और उनका टेम्परेचर एंड सैनिटाइजेशन होता है। तो उससे एक माइंडसेट हमारा क्लियर है कि वो जो है इन्फेक्टेड नहीं है। हाँ, और यही सेम गाइडलाइन हम अपने स्टोर लेवल पर भी यूज कर रहे हैं। हम थर्मल स्कैनिंग हर एक कस्टमर का करते हैं, सैनिटाइजेशन भी हर एक कस्टमर करते हैं। वो कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ट्राई कीजिए, बट कम से कम आप ट्राई कीजिए। उससे क्या है कि ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे तो बेशक आप इन्फेक्टेड नहीं है, बट क्या है जो सेकंड कस्टमर्स है और हम लोग भी एज ए एम्प्लॉय, तो हमारा क्या है थोड़ा डर जो है कम रहेगा। तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं और विदाउट मास्क हम लोग एंट्री नहीं लेते। रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर की मास्क लगा के ही आप एंटर कीजिए, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो कीजिए। बिकॉज क्या है गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट से आ रही है सीधी, इसमें कंपनी का कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है कस्टमर को परेशान करने का। और साथ ही साथ हम जैसे यूएसएस की बात चले तो हम लोग कस्टमर्स को
बताते हैं कि सर एक्सचेंज पॉलिसी जो है अभी क्लोज कर दी गई है, क्योंकि इससे क्या है कि अगर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेशन दिखाकर आ रहे हैं, आप इन्फेक्टेड नहीं, दैट इज क्लियर, पर एक बार प्रोडक्ट आपके घर चला गया तो वो एक दैट इज मोर रिस्की, क्योंकि एक फैमिली में कई मेंबर्स रहते हैं, सबका हेल्थ स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में हम लोग एक्सचेंज रिटर्न के लिए कस्टमर को मोस्टली डिनाई करते हैं। बट हाँ, अगर जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, सर्विस लेवल की हम बात करें, जैसे 100 में से 10 केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि हमें एक्सचेंज के लिए कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस बीच में जो भी एक्सचेंज आते हैं तो हम उनको क्वारंटाइन करते हैं 24 आवर्स के लिए। उसके बाद टीम आयरन करके सैनिटाइज करके ही प्रोडक्ट को हम वापस लगाते हैं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि एक्सचेंज ना आए, बट एक्सेप्शनल केसेस में एक्सचेंज आते हैं तो इस तरह से हम उनको डील करते हैं। ओके। और सर कैश पेमेंट या जो आपका पेमेंट मेथड है वो ड्यूरिंग द कोरोना, ये क्या क्या है? मैम जो पेमेंट मोड है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज क्या है, करेंसी को आप डिनाई नहीं कर सकते जब तक कि गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रोटोकॉल चेंज नहीं होते। ठीक है, एज एन कंपनी आप डिनाई नहीं कर सकते। बट हाँ, मैंने एक चीज नोट करी कि कस्टमर्स जो है वो डिजिटलाइज पेमेंट ज्यादा यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर जो कैश पेमेंट आती है तो कैश पेमेंट हम लेके एज द कैशियर मुझे एट द टाइम सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, कस्टमर्स को भी सैनिटाइजेशन हम कराते हैं। बाकी आपका जो कार्ड पेमेंट भी अभी कंटिन्यू है, और डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई पेमेंट वगैरह जो रहता है वो भी सारा कंटिन्यू है। तो पेमेंट बहुत सारे ओपन है कस्टमर्स के लिए भी। हालांकि आई विजिटेड अ स्टोर डीकैथलॉन, तो डीकैथलॉन में मैंने विजिट किया था, वहां मैंने देखा कि कैश पेमेंट एग्जैक्टली मना है, आपको यूपीआई ही करना है। हाँ, बट वहां पर क्या है, जैसे समटाइम्स क्या रहता है, मैंने आपको बताया जो हमारे कस्टमर्स हैं वो एवरी जनरेशन है, वो यंग जनरेशन भी है, मिडिल एज कस्टमर भी है, ओल्डर कस्टमर भी है, जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो उस बीच में क्या है, उनको काफी प्रॉब्लम होता है। उनको जैसे वो कंटिन्यूसली आते हैं, फिर वापस जाना पड़ता है उनको, बिकॉज वो पेमेंट मोड उनको पता ही नहीं है और उसमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि जो सारा कुछ है वो आपके अकाउंट से लिंक है। तो ये केस मेरे हिसाब से जो पेमेंट मोड है वो आपको ऑन ही रखना चाहिए, बिकॉज जो कस्टमर फिजिकली शॉपिंग के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, हालांकि आप देख रहे हैं आज के टाइम में कि ई जो रिटेलिंग है इतना ज्यादा टॉप पर चल रहा है, उसके बाद भी कस्टमर जब फिजिकली निकल रहे हैं घर से आपके स्टोर के लिए, आपकी कंपनी के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो आपको भी उस हिसाब से कॉपरेट करना चाहिए कस्टमर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बच्चों किसी का? सर आप कोविड-19 के दौर में मतलब आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं कि आप वो कस्टमर आपकी शॉप में आए तो उसे सेफ फील हो? मतलब हाँ, जैसे मैंने अभी मैम को बताया, तो ये प्रोटोकॉल जो है हमारा ही नहीं, ये मॉल से स्टार्ट हो जाता है। कस्टमर को अपना कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जो है वो दिखाने पड़ते हैं, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग होती है, उनकी सैनिटाइजेशन होता है, और सेम बिना मास्क के एंट्री नहीं की जाती मॉल के अंदर। और सेम ही कॉन्सेप्ट हम भी यूज कर रहे हैं कस्टमर की सेफ्टी के लिए, थर्मल स्कैनिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बार में हम सिर्फ 2 ही कस्टमर्स को एंटर लेते हैं। हालांकि ये ऐसा करना उस समय में बड़ा मुश्किल है, बिकॉज यूएसएस चल रहा है, यूएसएस में हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है, और जैसे कि अभी पूरे वीक में हार्डली 2 से 3 डेज जो है स्टोर ओपन हो रहा है हमारा, तो काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है बाहर, क्योंकि अगर ज्यादा कस्टमर एंट्री लेते हैं तो ये अनसेफ हो जाएगा कोविड गाइडलाइन को लेके। और साथ ही साथ एक मॉनिटरी की बात करें तो एक फाइन का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइन कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ आजू बाजू अगल बगल के स्टोर्स में हो रहे हैं, बिकॉज कस्टमर कई बार नहीं मानते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट है वो स्लो कर जाता है बिजनेस को लेके कि ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा शॉपिंग होगी, ज्यादा बिजनेस जनरेट होगा। तो इस बीच में क्या है, एक तो वो सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, साथ ही साथ उनके फाइन भी हो जाते हैं। तो अभी हमें दोनों चीजें जरूरी है, हमें कंपनी के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ अपनी और कस्टमर की सेफ्टी भी हमारे हाथों में है। तो हम एक बार में 2 ही कस्टमर्स को इन लेते हैं, और साथ ही जो सिक्योरिटी टीम होती है हमारी, वो बाहर से जो भी कस्टमर खड़े होते हैं उनको रो में क्यू में खड़ा करने की कोशिश करती है, और उनको बोलते हैं कि सर जैसे ही कोई कस्टमर बाहर आएंगे तभी हम आपको अंदर ले पाएंगे। ये सेफ्टी गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो काफी मुश्किल है, बट हाँ आपको कंटिन्यूसली सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क तो करना ही है, तो ये चीजें जरूरी है। तो ये चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। और एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि वाइल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द बेसिक क्वेश्चन टू द कस्टमर। देखिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इन डिटेल, इन एवरी स्टेज। समटाइम्स आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अच्छी किसी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
या फिर आप एडवोकेट के लिए लॉ कर रहे हैं, एनी स्ट्रीम और आपका खुद का भी कोई बिजनेस है, अगर सपोज कम्युनिकेशन में है, आप किसी भी स्ट्रीम में है, तो एक कम्युनिकेशन आपका लेवल होना अच्छा जरूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिकॉज क्या है कि आप अगर ओके रहेंगे, आप पूरी मार्क रहेंगे, तो कस्टमर आपसे ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहेंगे। तो समटाइम्स क्या होता है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे एज अ स्टोर मैनेजर वर्किंग विद मॉन्टी कार्लो, तो जो मेरा कम्युनिकेशन लेवल है वो एक अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे लेवल पर नहीं रहेगा, तो क्या है कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और क्या है एंड ऑफ द डे जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम करें। एक किसी कस्टमर को नहीं पता ना कि ऑनर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, डिजाइनर कौन है, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, उनके लिए एवरीथिंग इज अस। हमें पता, उनको पता है कि यही है जो कि फ्रंट एंड डील कर रहे हैं कंपनी को। जैसा हम लोग उनको बताएंगे, समझाएंगे या फिर किसी भी चीज में उनको डील करते हैं, सब समटाइम्स एक्सचेंज आता है, समटाइम्स डिफेक्ट आता है, समटाइम्स कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो उस सिचुएशन में उनको किस तरह से डील किया था। तो इसमें जो कंपनी का स्ट्रक्चर जो है मालूम होता है कस्टमर्स को। तो कम्युनिकेशन पर वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एट एनी लेवल, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। तो कम्युनिकेशन इस तरह से इम्पोर्टेंट है बच्चे। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? सर कोविड-19 में आपका स्टॉक भी खत्म हुआ होगा, तो आप कस्टमर की डिमांड भी ज्यादा होती है, तो सर आप उसको मैनेज कैसे करते हैं? स्टॉक मतलब ट्रांसपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो रहा है कोविड-19 में, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, आप बेसिकली आपका क्वेश्चन है मर्चेंडाइज प्लानिंग हम लोग कैसे किस तरह से कर रहे हैं इस कोविड-19 प्रोटोकॉल में, राइट? तो जैसे कि अभी हमें बेसिक जो अभी चल रहा था लास्ट ईयर से, वो क्या था, मार्च एंड अप्रैल में जाके जो है लॉकडाउन स्टार्ट होता था। उसके बीच में जो विंटर जा रहा था वो एकदम बढ़िया गया था। 2019 के बाद 2020 भी हमारा जो है बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा था। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी, बट उसके बाद भी कम स्टॉक को लेके, क्योंकि 2019 के बाद कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर दी थी, बिकॉज समय का कुछ पता नहीं, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमने अच्छा बिजनेस जनरेट किया। तो 2020 के बाद 21 में जो बाइंग हुई थी 22 के लिए, तो उसमें हमने जो है मार्जिन बढ़ा दिया था, प्रॉफिटेबल लेवल पर बढ़ा दिया था कि हाँ अब हम लोग बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसलिए अभी जो है मार्च के बाद ही होता है, और हमारा जो बेस है वो विंटर है। पर इस बार क्या हुआ, ये इस बार जनवरी में ये स्टार्ट हो गया लॉकडाउन। समटाइम्स अराउंड लॉकडाउन ही चल रहा है, और इवन भी आपका चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है। तो इस टाइप ऑफ लॉकडाउन जो टाइमिंग है वो भी रिड्यूस हो गई है, 9:30 से लेके 9:30 था वो 8 o'clock तक हो गया है। तो इस बीच में क्या है, हमारा जो स्टॉक है वो कम तो नहीं पड़ रहा बच्चे, वो ऑलरेडी जो है हमारा वो बेसिक एक साइकिल के थ्रू ताकि डेली स्टोर खोलेगा, तो इतना हम क्वांटिटी सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे स्टॉक जो लिक्विडाइजेशन हो जाएगा, बिक जाएगा। बट अभी क्या वो स्टक हो गया है, क्योंकि 7 दिन की जगह हमारा 2 से 3 दिन स्टोर खुल रहा है। तो इस बीच में कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जो ऑफर हमारा फरवरी तक आता था अप टू 50% ऑफ, वो भी करंट चल रहा है अभी। तो उसमें क्या है, हमें ये टारगेट दिए गए कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना भी स्टॉक लिक्विडाइज कर सकते हैं, कस्टमर को जितना बेच सकते हैं उतना कोशिश करें, ताकि जो आपके पास स्टॉक आ रखा है स्टोर में वो लिक्विडाइज हो जाए। बिकॉज अगर लॉकडाउन लग गया तो वो स्टॉक हमारा जो है वो फंस जाएगा, और बिजनेस रेवेन्यू है, साइकिल है, एवरीथिंग जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो स्टक हो जाएगी। तो इसलिए कंपनी ने ऑफर जो है बढ़ा दी है, और हम कंटिन्यूसली मैसेजिंग, कॉलिंग चल रहा है कि जिस दिन स्टोर खुलेगा कस्टमर्स को बताया जाता है, कस्टमर को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऐसा कोई क्वेरी आ रही है तो जो स्टोर ओपन है हम वहां के लिए इंडिकेट करते हैं कस्टमर्स को। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अभी हम लोग अपना रहे हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई थी, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अभी ओपन है पूरी तरह से। इफ इन केस किसी स्टोर में स्टॉक कम भी पड़ता है, तो जो मर्चेंडाइज प्लानिंग होती है, मर्चेंडाइजर जो रहते हैं जिनको हम रिपोर्ट करते हैं, वो जैसे हम डेली बेसिस पे जो भी सेल करते हैं, कितना सेल किया, कितना क्वांटिटी बिका, कितना क्वांटिटी में क्या क्या कैटेगरी बिका, मेंस कितना बिका, लेडीज कितना बिका, और मेंस में क्या क्या बिका, तो सारी डिटेल हम डेली बेसिस पे मेल के थ्रू अपने मर्चेंडाइजर और मैनेजमेंट तक भेजते हैं, जिससे कि उनको पता रहता है कि किस स्टोर में कितना स्टॉक है, कितना सेल हो रहा है, और जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो रहा है या कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या वजह है, कौन सी कैटेगरी मूव कर रही है, कौन सी कैटेगरी नहीं मूव कर रही। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग फॉलो अप लेते हैं अपने मर्चेंडाइजर के थ्रू, और जो मर्चेंडाइजर है जहाँ पर कोई स्टॉक अच्छा मूव हो रहा है या कहीं पर नहीं हो रहा, तो वहां पर स्टॉक शफलिंग या इंटर स्टोर ट्रांसफर वो लोग कर देते हैं, ताकि जो स्टॉक है कहीं भी फंसे ना, स्टक ना हो। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। ओके,
ग्रेट, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। इस तरह क्वेश्चन रेज करते रहेंगे तो आई एम हैप्पी टू गिव यू आंसर। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। सर अपने स्टोर को एक हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए हम क्या करें अपने स्टोर में, मतलब चेंजेस? ठीक है, देखिए एक अच्छे लेवल पर स्टोर को पहुंचाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले ट्रिपल एस जो कॉन्सेप्ट है आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपका स्टोर जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट खराब हो रही है, एसी नहीं चल रहा, सफाई नहीं हो रही है या फिर टूट फूट हो रही है कुछ स्टोर में। तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको एट द टाइम ही आपको सॉर्ट आउट करना है अपने लेवल पर। आपके लेवल का नहीं है तो उसको एस्केलेट करना है आपके मैनेजमेंट तक, ताकि वो सपोज कोई प्रॉब्लम है, छत टूट गई है, लाइट नहीं हो रही या फिर कुछ भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम है स्टोर से रिलेटेड, तो वो एट द टाइम ही सॉर्ट आउट हो। और साथ ही साथ उसके लिए कंटिन्यूसली आपको फॉलोअप भी लेने पड़ते हैं। सपोज कुछ भी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो आपने एक्शन लिया, एक्शन के बाद उसको कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना कि सर ये मैंने आपको इस डेट पे बात की थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, या आपकी कोई बात हुई तो उसका मुझे बताइए। बिकॉज कहीं ना कहीं बिजनेस हैम्पर कर रही है। आप अच्छे कस्टमर, एक मैंने आपको बताया था जो हमारे कस्टमर्स हैं वो समय देते हैं, टाइम लगा के, कन्वेंस लगा के आपको स्टोर में आ रहे हैं, जीएसटी पूरा पे कर रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो छोटी छोटी चीजें, लाइट ना जलना या फिर साफ सफाई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कस्टमर्स को डिससेटिस्फाइड करती है। तो आपको जो पहला है स्टोर से रिलेटेड कोई भी इशू आपका वो पूरी मार्क रहना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपका स्टॉक जो है आपका एकदम अपडेट रहना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एकदम अपडेट रहनी चाहिए, वीएम गाइडलाइन है प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए, और जो स्टॉक है वो वैल्यूएबल रहना चाहिए और उसको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। स्टैकिंग, फाइलिंग, फोल्डिंग जो हैंगिंग है पूरी प्रॉपर जीपी रैक नहीं, टुकड़े टुकड़े पीस लगा रखे हैं आपने, और साथ जो लेयरिंग है तो इस जो विजिबल वीएम है आपके स्टॉक का वो प्रॉपर रहना चाहिए, रिप्लेनिशमेंट आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर की साइज है आपके पास नहीं है तो आप अंदर कंटिन्यूसली उसको चेक कर सके। तो ये सारी चीजें आपकी मेंटेन होती है स्टॉक से रिलेटेड। इस आपका जो स्टाफ मैंने बताया था, स्टाफ आपका वेल प्रिपेयर्ड, वेल ग्रोम और कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। साथ ही प्रोडक्ट नॉलेज भी पूरी क्लियर होनी चाहिए अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट, सारी नॉलेज आपके स्टाफ को होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो क्लियर माइंड से शॉपिंग कर पाए और अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। तो ये तीनों चीजों पे काम करेंगे आप लोग तो आपका स्टोर ऑलरेडी टाइम टू टाइम ग्रोथ लेता रहेगा। और जैसे कभी कभी कस्टमर वॉकिंग कम होती है तो उसके लिए आप जो भी कोशिश कीजिए, जब भी आप बिलिंग करते हैं तो हर एक कस्टमर का डाटा लेना जरूरी है। तो जो डाटा होता है वो आपके टफ टाइम में आपको काम आता है। तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं आप उनको एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, या भी कोई भी ऑफर है वो अपडेशन कर सकते हैं, या जैसे अभी ऑड इवेंट चल रहा है तो आप उनको कॉल कर बता सकते हैं कि ऑड डेज हमारा ऑपरेशनल है, इवेंट डेज क्लोज है, तो आपका कभी माइंड सेट हो शॉपिंग का तो आप इन दिन में आप विजिट कर सकते हैं। या कोई या किसी कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ शॉपिंग, जैसे कल कस्टमर आए तो उन्होंने बोला कि मुझे और स्टॉक रिक्वायर्ड है इस कैटेगरी में, आए तो आप मुझे बता सकते हैं, या स्टॉक सेल बढ़े तो आप मुझे बता सकते हैं, या कुछ इवेंट अगर कैटेगरी ऐड होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ऐसी क्वेरीज आपको हमेशा राइट इट डाउन करनी चाहिए एक डायरी में कि कई जैसे ऐसी उनकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो फुलफिल हो रही है तो एट द टाइम आप उनको इन्फॉर्म करते हैं। जैसे क्या है कस्टमर साइकिल जो है आपका बना रहेगा, क्योंकि कस्टमर की कोई क्वेरी आपने फुलफिल कर ली तो वो रिपीटेड कस्टमर आएंगे। हो सकता है कि वो उस चीज के अलावा और भी आपसे शॉपिंग करे, या फिर अच्छा सजेशन जो जाएगा कस्टमर से, अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस जाएगा तो वो आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदर कस्टमर में। क्योंकि एक कस्टमर जब अच्छा एक्सपीरियंस लेके आता है वो कम से कम 5 कस्टमर को बताता है, और 5 में से अगर 2 भी आते हैं तो एक आपका जो है शॉपिंग जो है वॉल्यूम बढ़ सकता है, बिजनेस वॉल्यूम जो है बढ़ सकता है। बट हाँ, अगर एक कस्टमर गलत एक्सपीरियंस के साथ नाराज होकर आपके स्टोर से चला गया तो जितने लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको बोलेगा यार स्टोर में बिल्कुल मत जाना, या स्टोर में तो राहुल नाम का स्टाफ है बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको स्टोर कभी जिंदगी में विजिट नहीं करना। तो वो आपके स्टोर में क्या जितने मॉनिटर कर लोगे वहां भी जाना बंद कर देंगे। तो हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए चाहे जो डिसीजन है वो कंपनी के फेवर में हो या ना हो, कस्टमर के फेवर में हो या ना हो, बट आपको उनको सेटिस्फाइड करके ही भेजना है। सपोज कोई एक्सचेंज है डिफेक्ट लेके आएगा कस्टमर, वो कंसीडर नहीं हो सकता, तो आपको बहुत ही प्यार से तरीके से कस्टमर को समझाना है कि सर ये कंपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा होता तो मैं पूरी आपकी हेल्प करता। इसके साथ में हर कस्टमर को पानी सर्व करना है, आपको टी कॉफी पूछनी है, ताकि
जो कस्टमर डिफेक्ट लेके आते हैं तो माइंडसेट उनका वाले गुस्से में होते हैं। तो सबसे पहला मोटिव होता है आपको उनको शांत करना, शांत करके साइड में लेके प्यार समझाना। अगर आप उनसे बोले कि नहीं सर आपकी गलती थी, आपने इसको गलत किया है, हमारी कोई गलती नहीं, तो उसमें कस्टमर ऑलरेडी और ज्यादा हाइपर होते रहेंगे। बट आपको सिचुएशन कंट्रोल करते हुए कस्टमर को धीरे धीरे सेटिस्फाइड करना है। और कोई भी कोशिश हो सकती है आपकी तरफ से कि ये पॉसिबिलिटीज है, तो उसके लिए आप कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं है तो सारे गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स उनको प्यार से समझा के आप उनको समझा सकते हैं। और 90% केसों में कस्टमर जो है मान जाते हैं। तो इस तरह की हमें कस्टमर सर्विस यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओके एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? सर, आप रिटेल के बारे में मतलब जो कुछ गाइडलाइंस होती है वो कुछ बता दो हमें थोड़ा। जैसे कि आपको कस्टमर सर्विस की गाइडलाइन पता करनी है, या फिर आफ्टर सर्विस गाइडलाइन, या स्टाफ के लिए गाइडलाइन, या फिर किस तरह, या नो सेफ्टी सर, जो गाइडलाइन? गवर्नमेंट मतलब देती है कि आपको इस गवर्नमेंट लेवल बेसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट गाइडलाइन तो जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में यही चल रही है कि जो भी प्रोटोकॉल है कोविड-19 के वो प्रॉपर हो, फॉलो हो, यही गाइडलाइन है। और साथ ही साथ जो हम डेली बेसिस की बात करें तो उसके लिए एसओपी होती है हर एक कंपनी की, स्टोर ऑपरेटिंग प्रोसेसेस, जिसकी हर एक चेकलिस्ट होती है। जैसे हम स्टोर ओपन से लेकर स्टोर क्लोज तक क्या क्या हमारे जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस आपको ब्लाइंडली फॉलो करने के। तो जब मैं स्टाफ था तो मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी कि अगर आप अपनी एसओपी ब्लाइंडली फॉलो करती है, स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, स्टिकनेस आएगी, बट जो आपका बिजनेस है, ये स्टोर है, वो ऑटो मोड पर चलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो आपकी जो एसओपी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम स्टोर ओपन करते हैं, स्टोर ओपन से पहले सबसे पहले हम लॉक चेक करते हैं कि जैसे हम लोग छोड़ के गए थे वैसे ही हैं, टूटे तो नहीं है। स्टोर ओपन करने के बाद हम लोग एक फ्लोर वॉक लेते हैं। मैं एज अ स्टोर मैनेजर एक फ्लोर वॉक लेता हूँ कि कुछ गिरा तो नहीं हुआ, टायर में कपड़े तो नहीं छूटे, जो कैश टिल था वो ओपन तो नहीं है, लॉकर ओपन तो नहीं है, कोई लाइट ऑन तो नहीं रह गई, एसी ऑन तो नहीं रह गया। स्टॉक रूम तक सारी चीजें मैं फॉलो अप लेता हूँ। उसके बाद हम स्टाफ की एंट्री करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग स्टार्ट करने के बाद मैं डेली रिपोर्टिंग करता हूँ। डेली रिपोर्टिंग करने के बाद क्लीनिंग हो जाती है तो हम एक मॉर्निंग ब्रीफिंग रखते हैं। मॉर्निंग ब्रीफिंग में हम लोग एक स्टाफ के साथ मीटिंग रखते हैं, छोटी सी 5-7 मिनट की, 10 मिनट की मैक्सिमम। उसमें क्या है, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमने लास्ट डे क्या किया था और लास्ट डे में क्या अच्छा किया था। तो कहते हैं ना अच्छी शुरुआत हमको करनी चाहिए दिन की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिकग्नाइजेशन की कि क्या आपने अच्छा किया था, कस्टमर सर्विस अच्छी थी, या कस्टमर अच्छा फीडबैक देके गए, किसने ज्यादा मेहनत की या किसने ज्यादा सेल की। तो उसको हम एस्केलेट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, क्लैपिंग कराते हैं या उनको कराना देते हैं, हिंदी में बोले तो कराना देते हैं। इस तरह से हम स्टाफ को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद में क्या हमारा प्लानिंग है कि लास्ट डे हमने इतना सेल किया था, टिल एमटीडी कितना सेल कर रखा है, वाईटीडी कितना कर रखा है ये टिल डेट, और सेम कॉन्सेप्ट में लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ भी ग्रोथ है इसकी हम बात करते हैं। या फिर कोई नया ऑफर आता है तो उसको हम डिस्कस करते हैं, या कोई नई गाइडलाइन आती है तो उसको हम डिस्कस करते हैं स्टाफ के साथ, और हैप्पी सेलिंग बोल के वो मीटिंग हम लोग क्लोज करते हैं। उसका वो डेली प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रहा है। स्टाफ का जो काम है, उनका जो वॉल्स है, वॉल्स पे जो भी स्टॉक लगा होता है उसको रिफाइल करना, चेक करना, उसमें कोई साइज रिक्वायर्ड है या नहीं है तो अंदर से वो ला सकते हैं। जो स्टॉक में होते हैं वो स्टॉक रूम सारा मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ जो है सेल भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस तरह से हम लोग डेली ऑपरेशन गाइडलाइन जो है फॉलो करते हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बात करें तो जैसे स्टोर टाइमिंग रिड्यूस हो गया है, अभी 8 o'clock तक हो गया है। यस सर। हालांकि हमारा जो टाइम है 10:30 to 9:30 था, बट क्या है अभी वो 10 o'clock to 8 o'clock हो गया है। तो 8 o'clock तक हमको वाइंड अप करना होता है। 7:30 से 7:40 से हम कस्टमर वॉकिंग लेना बंद करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट हमें 20 मिनट्स जो है चाहिए होते हैं रिपोर्टिंग के लिए, क्लोज करने के लिए। तो रिपोर्टिंग के बाद हम लोग 8 o'clock स्टोर से बाहर आते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन जो है हम फॉलो करें। मास्क जो है वेयर करते हैं हर स्टाफ, और सारे स्टाफ जो है वो 100% वैक्सीनेटेड है। तो बेसिक गाइडलाइन है जो फॉलो करें। बाकी जो स्टोर लेवल की बात करें तो एसओपी आपको अपनी फॉलो करनी चाहिए। सर, जो हमारा स्टाफ है उसको मतलब हमें कैसे कपड़े पहनाने चाहिए जो कस्टमर को अच्छे लगे?
मतलब अच्छा लगे स्टाफ हमारा, जी जी हैंड्स जी। ऑन ऐसे से। एक्चुअली हाँ, ये भी मैटर करता है आपकी कंपनी पर, क्योंकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग यूनिफॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड कल्चर। जैसे व्हेन आई वाज इन जैक एंड जोन्स, तो जैक एंड जोन्स एक डेनिश कंपनी है, डेनिम ब्रांड है, यस सर। डेनमार्क का ब्रांड है और डेनिम स्पेशलिस्ट ब्रांड है, तो बहुत ही कैजुअल और हाई फैशन ब्रांड है। तो वहां पर क्या था, जो यूनिफॉर्म था हमारा, यूनिफॉर्म में आप लोग जैक एंड जोन्स का कोई भी प्रोडक्ट पहन सकते थे। रेड डेनिम चलता था, बियर्ड भी चलता था, यस सर। बाल जो है, हेयर जो स्पाइकी आप यूज कर सकते हैं, टैटूज आप लोग यूज कर सकते हैं वहां पर। कोई भी मतलब कैजुअल जो गाइडलाइन है फैशन की वो आप फॉलो कर सकते हैं उधर, ताकि आप अपने ब्रांड को जो है रिप्रेजेंट कर सकें। और यस साथ ही साथ जैसे ग्रूमिंग की हम बात करें, बहुत ही अच्छा ग्रूमिंग लेवल था वहां पर। बिना टैग के मतलब आप कस्टमर पहचान नहीं पाएंगे कि स्टाफ कौन है और कस्टमर कौन है। तो इतना अच्छा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड वो लोग फॉलो करते हैं ब्रांड रिप्रेजेंटेशन के लिए। और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी जो है अबाउट द डेनिम और जो भी फैशन कॉन्सेप्ट रहता है उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है। स्टाफ के लिए हर एक स्टाफ को बहुत ही अच्छा डीप नॉलेज दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए, प्रैक्टिकली हर एक प्रोडक्ट के बारे में। और जो भी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है उसके बारे में पहली मैजिक बॉक्स आता था, जिसके अंदर जो भी आने वाला है तो उसका फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट किस तरह से आप सोल्ड आउट कर सकते हैं, किस तरह से जो भी प्रिंट से लेकर एक वीविंग तक क्या यूज हो रही है वो सारी आप कस्टमर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इतना नॉलेज उसमें दिया जाता था। ठीक है, तो एक और जैसे आप हम बात करते हैं वैनुसन और लुई फिलिप्स की, तो आपने देखा होगा जो स्टाफ है वो ब्लेजर सूट पहन के खड़े होते हैं, टाई लगा खड़े होते हैं। तो वहां पर क्या यस है, वो एक हाँ, वो क्या है आपका एक फॉर्मल ब्रांड है। तो एक फॉर्मल ब्रांड के जो कस्टमर्स होते हैं वो ऑफिशियल मैन होते हैं, वर्किंग मैन होते हैं, वर्किंग पर्सन होते हैं। तो एक ऑफिस वर्क वाला जो है गाइडलाइन, उसमें कस्टमर का जो स्टाफ का जो यूनिफॉर्म है वो दिखता है। क्योंकि एक फॉर्मल कस्टमर, आप फॉर्मल लुक में रहेंगे तो फॉर्मल कस्टमर कंफर्टेबली आपसे कैसे मतलब आकर्षित हो सकते हैं, इजिली शॉप Yes. कर पाएंगे, कंफर्टेबली आपके साथ शॉप कर पाएंगे। तो एक फॉर्मल लुक दिया जाता है वहाँ पर। कैजुअल ब्रांड में कैजुअल दिया जाता है। जैसे मोंटी कार्लो या एक बेसिक ब्रांड है, फॉर्मल तो नहीं है, बेसिक ब्रांड है, तो यहाँ पे हमारा एक ट्राउजर रहता है, नॉर्मल शर्ट रहता है और एक स्वेटर दिया जाता है विंटर में, ताकि स्वेटर बेस ब्रांड है, विंटर बेस ब्रांड है, तो एक वही बेसिक लुक दिया जाता है। तो हर एक ब्रांड का जो रिप्रेजेंटेशन है स्टाफ के लिए वो ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। बट क्या है कि स्टाफ का क्या होना चाहिए कि जैसे कि स्कूल की भी हम बात करें तो यूनिफॉर्म सबका सेम होता है। बट आप समटाइम्स क्या होता है, कई बच्चे बहुत ही अच्छे से मतलब फोकस के साथ अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, एकदम अप टू डेट, कोई मार्क नहीं है, अच्छे से आयरन किया हुआ है, बूट पॉलिश है, बाल एकदम ठीक है, नेल एकदम ठीक है, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो बच्चे अलग दिखते हैं। और कई बच्चे होते हैं वो लाइटली लेते हैं, जैसे यूनिफॉर्म घर पे जाके फेंक दिया, ऐसे ऐसे उठ के पहन के आ गए। तो इसी ऑफिस पे रहता है। बट ऑफिस में एज ए स्टाफ आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको यूनिफॉर्म अलाइन हुई है तो उसको आपको नीट एंड क्लीन अच्छे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड के साथ उसको फॉलो करें। क्योंकि आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी रहेगी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, इवन कस्टमर ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आपके साथ। आपने कोई फ्रेग्रेंस दियो वगैरह आप यूज नहीं कर रहे हैं, डेली नहा नहीं रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, स्मेल आ रहा है, तो कस्टमर क्या है Yes. वो एक डिसएग्री हो जाएगा। और एक ब्रांड वैल्यूएशन है, ब्रांड वैल्यू है, वो कम हो जाएगी आपकी वजह से। तो आपकी है जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, और आपकी है जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है। तो हमें ऐसा काम कुछ करना नहीं है जिसकी वजह से ब्रांड वैल्यू कम हो, चाहे वो हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हो, चाहे हमारा वो प्रेजेंटेबिलिटी हो, चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो कस्टमर के साथ, चाहे हमारी कस्टमर सर्विस हो। तो इन सब चीजों पर हमको ध्यान देना होता है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ ब्रांड, विद अ कंपनी। तो आप रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारा जो रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली कंपनी की बिहाफ पर डील करते हैं कस्टमर से, जिससे Yes, sir. बिजनेस जनरेट होता है। तो वी आर फर्स्ट थिंग जो कि बिजनेस इवेल्युएट करते हैं कस्टमर के साथ। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर जैसे एक ही नाम की कंपनी अगर दूसरी जगह हो, अगर वहीं पे एम्प्लॉय उनकी भी ड्रेस सेम होगी या फिर अलग अलग होगी? जी, जैसे मैं बताता हूँ अपने ब्रांड के बारे में। मोंटी कार्लो के पैन इंडिया 400 प्लस स्टोर हैं, और डेली एनसीआर की बात कर रहे हैं हम तो 22 एक्सक्लूसिव स्टोर हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी स्टोर अलग हैं, ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट अलग हैं। तो एक्सक्लूसिव स्टोर की बात करते हैं, कंपनी आउटलेट की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म जो है पैन इंडिया सेम रहती है हर एक स्टाफ की। जो प्रोसेस है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, या जो भी गाइडलाइंस हैं वो एग्जैक्टली सेम रहती है।
सर आपके जो ब्रांड मतलब जो कंपनी है आपकी उसमें हर दिन तो स्टोर खुलते होंगे, पर सर जो ड्रेस है वो तो गंदी होती है, पर उसको धोते कैसे हैं? हाँ, मतलब इस अलग दो यस यस टाइप की यस ड्रेस होती है ना हमारे स्कूल में जैसे। हाँ, चलो स्कूल से स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वाज इन स्कूल डीएवी, तो वहाँ पे हमारा 2 यूनिफॉर्म था। और जैसे जो नॉर्मल डेज रहता था वहाँ पे हमारा ग्रे ट्राउजर व्हाइट शर्ट रहता था। तो यस सर। मम्मी क्या करती थी, उसके 2 से 3 पेयर बिजली ऑलरेडी रखती थी, और वेडनेसडे सैटरडे था जो व्हाइट ड्रेस रहता था स्पोर्ट्स के लिए, वो अलग रहता था। तो उसमें हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो यही कंपनी भी करती है आपके साथ। अगर आपको यूनिफॉर्म देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिफॉर्म जो बोला गया इसको डेली पहनना है, आपको पहन पहन के फाड़ देना है आपको, ऐसा नहीं होता। 2 से 3 पेयर आपको दिए जाते हैं ताकि जो है रोटेशन है वो चलता रहे, और आप इजिली जो यूनिफॉर्म है वो चेंज कर सकें। बाकी साथ ही साथ 2 यूनिफॉर्म में तो आपको एक वीकली ऑफ भी मिलता है। वीकली ऑफ वाले दिन आप अपनी यूनिफॉर्म जो गंदी है उसको क्लियर साफ करके दूसरी यूनिफॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो ये तो एक स्कूल टाइम से हमको ये अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाती है कि आपको किस तरह से अपना रूटीन बनाना है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। जी, ओके, क्वेश्चन किसी बच्चे का? ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो अभी मैं एक टॉपिक आपको क्लियर करता हूँ। कस्टमर सर्विस की बात चल रही काफी देर से। तो एक जो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में सीखा है अलग अलग जगह की, तो उसमें एक फॉर्मूला सीखा है मैंने कस्टमर सर्विस को लेके, उसको हम बोलते हैं GSEET, जी सीट बोलते हैं। तो आप राइट इट डाउन कर सकते हैं, आप काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे थे, काफी काम आएगा। तो GSEET, तो पहला जो जी है वो डिस्क्राइब करता है आपकी ग्रेडिंग। जब कोई कस्टमर एंटर करता है तो आपको किस तरह से ग्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, कस्टमर कभी भी आपने देखा होगा आप किसी स्टोर में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं स्टोर के बाहर से? क्या दिखता है आपको? सर वो शॉप डिस्प्ले दिखता है उसका। जी, बहुत अच्छे। आपको विंडो दिखता है, डिस्प्ले दिखता है अंदर का, ठीक है। यस सर। तो डिस्प्ले से आप लोग समटाइम्स कस्टमर क्या होता है, नॉर्मल जा रहा है और उनको मैनिक्विन पे ड्रेसअप अच्छा लगा, तो उससे अलाइन होकर वो कस्टमर अंदर आते हैं, तो उनके माइंडसेट में वही चल रहा होता है। तो कोई भी कस्टमर अंदर आता है जब उनको 3 to 5 सेकंड का हमें टाइम देना चाहिए ताकि वो अंदर के एटमोस्फेयर में घुल मिल सके। ऐसा नहीं कि अंदर घुसे सीधा आपने एकदम हाई बोल दिया तो कस्टमर घबरा गए। तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 3 to 5 सेकंड का हमें कस्टमर को रूम देना चाहिए, टाइम देना चाहिए ताकि वो अंदर के एटमोस्फेयर में घुल मिल सके। और हाँ, जब भी कोई कस्टमर एंटर होते हैं तो एज ए एम्प्लॉय आपको ऐसा नहीं कि आप सारा लेके खड़े हो, आप बैठे हो, या फिर कभी कभी देखा है मैंने स्टाफ जो है गॉसिप कर रहा होता है, फ्रंट में खड़े होकर ग्रुपिंग कर रखा होता है, तो कस्टमर आने के बाद भी वो ग्रुपिंग टूटती है। दैट इज वेरी बैड। तो जब भी वो कस्टमर आते हैं उनको हाईली अटेंशन देना चाहिए हमें, क्योंकि वो ही है जिनसे आपका कंपनी का बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका? एक तो टाइम देना चाहिए कस्टमर को, फर्स्ट। सेकंड क्या, डिस्टेंस। जैसे अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है, तो कोविड के लिए आपको कम से कम 2 गज की दूरी, 2 मीटर डिस्टेंस आपको रखना है हर कस्टमर से, ठीक है। और जब भी आप कस्टमर को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो मैम, हाय मैम, तो आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट आपका सही होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि फीमेल कस्टमर है और उसको आपने थोड़ा गलत तरीके से देखा तो वो इंटीग्रिटी इशू रहता है, कस्टमर कभी कंप्लेंट भी कर सकते हैं या फिर परेशान होकर वापस जा सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजेबल वे में आई कॉन्टेक्ट रहने चाहिए, आपके डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। फिर आता है तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड की, यूनिफॉर्म की, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रेड करना है कस्टमर को। तो जी सीट में हम बात करें, GSEET में जी का मतलब ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आपका आता है एस। एस में होता है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में आप जैसे कोई कस्टमर आपने हाई बोला तो कस्टमर ने हाई के बाद वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस वो घूम रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो इंगेज है या फिर जिसको डेनिम पहन के आए हैं वो, तो आप वहां से जो है वो कस्टमर से आप बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस डेनिम, आपने डेनिम बहुत अच्छी पहनी हुई है और हमारा भी डेनिम ब्रांड है, तो आप डेनिम का कलेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। या फिर टी शर्ट बहुत अच्छा पहना हुआ है, टी शर्ट प्रिंट ऐसे और भी हमारे पास है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी स्टाइलिंग को एंगेज करके उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं।
फिर आता है GSWT की हम बात करते हैं। G हो गया रेटिंग, S हो गया स्टाइलिंग, फिर होता है आपका एंश्योर ट्रायल। कोशिश कीजिए जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को दिखा रहे हैं, मर्चेंडाइज आप कस्टमर को दिखा रहे हैं, आप उसको ट्रायल जरूर करवाएं। तो जब तक वो ट्रायल नहीं करेंगे उनको पता ही लगेगा फिट क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का आपको कंफर्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए उनको ट्रायल कराना है। ट्रायल कराते टाइम ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट पकड़ाया और बोला ट्रायल कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको साथ में लेके जाना है, काउंट करके प्रोडक्ट देने हैं और कस्टमर को बताना है कि सर मेरा नाम राहुल है या कोई भी आपका नाम है, जो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। तो इस तरह से आपको बताना है। उससे क्या होगा, सर्विस लेवल आपका बढ़ेगा, कस्टमर जो है इंटरेस्टेड रहेगा शॉपिंग करने के लिए। तो आपका G हो गया रेटिंग, S हो गया स्टाइलिंग, E हो गया इंश्योर ट्रायल। अब सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट कस्टमर ने, तो नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, दैट इज इफेक्टिव बिलिंग। ठीक है, तो आपने अच्छी सर्विस दी अब तक, तो जो बिलिंग के टाइम पे जो कैशियर्स हैं उनका क्या फर्ज बनता है कि कस्टमर्स को सारी जो भी ऑफर्स हैं वो टाइम टू टाइम बताए जाए। और आपका जो बिलिंग काउंटर है वो हमेशा अपडेट होना चाहिए, चाहे वो कैश के लिए चेंज हो, आपके पास चेंज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, स्टेपलर पिन होनी चाहिए और बिल पिन होनी चाहिए जहाँ पर बिल आप लगाते हो। ठीक है, और जो भी आपका प्रिंटर है उसमें पॉज रोल होना चाहिए, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आपका अपडेटेड रहना चाहिए एट द टाइम। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बिलिंग के टाइम पे। और जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं कस्टमर उसका वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि समटाइम क्या है कोई रूल होता है, जैसा कि आपका ब्रांड की बात करूँ, कई रूल आपके ड्राई क्लीन होते हैं, कई होम वॉशेबल होते हैं, कई मशीन वॉशेबल होते हैं। तो जो भी वॉशिंग इंस्ट्रक्शन है आपको क्लियरली बताना है ताकि इन फ्यूचर कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ जो भी आपका एक्सचेंज पॉलिसी है वो भी क्लियर करना है। एक्सचेंज पॉलिसी 7 डेज की तो 7 डेज बताना है, 15 डेज है 15 डेज बताना है। अगर नहीं दे रहे हैं किसी वजह से तो वो भी क्लियर करना है ताकि कस्टमर का माइंडसेट वही रहे, एक कस्टमर ऐसा ना बाद में आके आपसे झगड़े। तो आपका इफेक्टिव बिलिंग हो गया। उसके बाद कस्टमर को बैग हाथ में हैंड ओवर करके थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। तो ये GSWT आप लोग फॉलो करते हैं अपने किसी भी बिजनेस में या किसी भी रिटेल चेन में, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली सर्विस जो है आपको भी मात रहेगी। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन अभी? किसी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, बिकॉज टॉपिक जो है आज तक मेरे हिसाब से यही है। सर आपने अगर इतना time भी अच्छे जो से है- समझाया है, आई डोंट थिंक किसी का कोई डाउट होगा। थैंक यू सो मच सर। बाकी बच्चों ने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हो, कंटिन्यूसली मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, तो उसमें क्या सिंगल साइड कन्वर्सेशन रह जाती है, उसमें कस्टमर बच्चे भी बोर होते हैं मैं भी बोर होता हूँ। बट आपके बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, मैं आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। एंड इवन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी, लाइक ड्यूरिंग द कोरोना वी वर थिंकिंग कि हाउ द रिटेल सेक्टर इज़ वर्किंग, तो ये आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। सेकंड थिंग SOPs, सो थैंक यू बच्चों। आप सबको अच्छा लगा? यस मैम। सर थैंक यू, थैंक यू सर। तो हम थैंक लोग यू मैम, नेक्स्ट थैंक यू करते हैं। स्टूडेंट, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। बाय, तो टेक आप केयर। लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग। सर